हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे के अंदर। और सबसे पहले जो चर्चा आज हम करेंगे वो ये चर्चा रहेगी कि आजकल आप व्हाट्सएप के ऊपर जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देख रहे होगे तो यही चीज़ समझ में आ रही होगी कि सारे डेटा आपको पॉजिटिवली पेश किए जा रहे हैं। तो देखिएगा, जब भी बाज़ार ऊपरी लेवल के ऊपर होते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली दिखती है, हरियाली दिखाई भी जाती है, क्योंकि अगर बेचने वाले ने माल बेचना है तो ख़रीदार भी तो चाहिए। इसी तरीके से जब भी बाज़ारों में कमजोरी होती है, एक अच्छी करेक्शन होती है, तो ऐसा जो है मैं ये कह सकता हूँ कि पिक्चर पोर्ट्रे की जाती है कि ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं बाज़ार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अब बिल्कुल शेयर बाज़ार से दूर हो जाना चाहिए। और वहीं से हमने अक्सर ट्रेंड रिवर्सल देखे हैं। अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स पर बात करें और फिर एक इंटरनेशनल पैरामीटर पर बात करें तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आएगी। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो पीछे एक महीने के दौरान तकरीबन, अगर आप फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दें, तो डाउ जोन्स ने तकरीबन 1200 पॉइंट के आसपास का फॉल दिया था। और उस फॉल के दौरान हमारे बाजार ने यानी कि निफ्टी ने तकरीबन 600 पॉइंट की तेज़ी दिखाई थी और बैंक निफ्टी ने तकरीबन 1200 पॉइंट की तेज़ी दिखाई थी, यानी कि हमने डीकपलिंग की थी। अब इंटरनेशनली हुआ क्या है कि अब डाउ जोन्स ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई है, तो हमारे मन में एक विचार आएगा कि भाई अब हमारी भी तेज़ी होगी, क्योंकि हम डीकपलिंग केवल यूएस बाज़ारों के गिरावट में करते हैं लेकिन तेज़ी के समय पर नहीं करते, क्योंकि ऐसी एक आम धारणा जो है बनी हुई है। तो अभी आप लोगों को लगेगा कि भाई अब तो निफ्टी में बहुत अच्छी तेज़ी होगी, और जितने भी यूएस के विद्वान गुरु हैं, जो इन्वेस्टर्स भी हैं और या बड़े जो फंड्स या इंडेक्स चलाते हैं, वो लोग सब जो है बुलिश हो जाते हैं ऐसे। और हमने पास्ट में भी देखा है, और ऐसे समय पर वो अपना माल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है लोग इन दिनों को भूल जाते हैं। फिर महीने डेढ़ महीने बाद जो है बाज़ार वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका होता है। तो बाज़ार देखिएगा, जो डेटा आज आप पढ़ रहे हो, बाज़ार वो डेढ़ महीने पहले बढ़ चुका है। और जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है वो केवल वो पढ़ाया जा रहा है जो बड़े प्लेयर्स अपनी सुविधा के हिसाब से मीडिया में या अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न देखें, प्राइस एक्शन देखेंगे, तो आप कुछ और चीज़ देखेंगे। इतना बढ़िया जीडीपी के डेटा आने के बावजूद भी आप सब लोगों ने एंटिसिपेट किया होगा कि बाज़ार बहुत बढ़िया चलेगा, और उसी दिन देखिएगा बाज़ार के अंदर आपको एक करेक्शन देखने के लिए मिली। अब 3 दिन की कैंडल्स देखिएगा, तीनों दिन की रेड कैंडल है, और वेडनेसडे की कैंडल में अगर आप निफ्टी में गौर फरमाएंगे तो डबल वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई थी, यानी कि ऊपरी लेवल पर स्मार्ट प्लेयर अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं, यानी कि बाज़ार प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। और उसके बाद अगर थर्सडे के सेशन में भी देखेंगे तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी और वॉल्यूम नॉर्मल थे। कल की एक डोजी कैंडल बनी, वॉल्यूम नॉर्मल थे, क्योंकि यहाँ पर माल जो है डंप किया गया। उसके बाद अब अगर हम सोमवार की बात करें, मैं निफ्टी के एंगल से बात करूँ, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया यूएस के फ्रंट से। उसका असर आपको सोमवार को पॉजिटिवली नजर आएगा एशिया में, उसका पॉजिटिव नज़र आपने देखा यूरोप के बाज़ारों में, तो हमारे बाज़ारों में भी पॉजिटिव आउटलुक आएगा। अब वो पॉजिटिव आउटलुक क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अगर हम निफ्टी में अगर हम देखें तो 18,650 और 18,700 के आसपास, इसके बीच में कहीं पर भी बाज़ार की ओपनिंग कराई जा सकती है, या बाज़ार ओपनिंग सेशन में यहाँ पे जा सकता है। और उसके बाद ये इस लेवल पे जाने के बाद हमें लग रहा है कि धीरे 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 करके बाजार यहाँ पर जिस तरीके से अभी कंसोलिडेशन कर रहा था, ये उसके बाद देखिएगा ऊपर जाके टिका नहीं। बाजार टिका इसलिए नहीं क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में थोड़ी दूर की पोजीशंस बना के हमें लग रहा है कि अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब ये बाजार यहाँ जाएगा, इस तेजी को दिखाएगा, तो धीरे 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 करके आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, और शाम होते होते बाजार उन हाईएस्ट लेवल को के ऊपर क्लोज शायद ना दे पाए। तो ओपनिंग तो देखिएगा अच्छी होने की उम्मीद है,
कि और फिर उसके बाद वहाँ पे सेलिंग हो सकती है। अगर बाजार बाई चांस फ्लैट खुलते हैं तो फिर आपको गौर से देखना कि वो फ्लैट खुलने के बाद ऊपर का मूव कर रहे हैं या नीचे का मूव कर रहे हैं। अगर वो फ्लैट खुलने के बाद ऊपर का मूव भी करते हैं तो ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेंगे, पहले ऊपर जाएगा बाजार, फिर वहाँ पर सेलिंग होगी, जो अभी तक के प्राइस पैटर्न हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर बाजार फ्लैट खुल के नीचे की तरफ घुस जाता है तो फिर देखिएगा उसकी रिकवरी करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऊपरी लेवल पर एक अच्छी सेलिंग के साथ बाजार आया है। लेकिन बाजार, जैसा मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था, बाजार 18,200 से 18,400 के दायरे के बीच में अभी दोबारा से कंसोलिडेट करेगा। हालांकि बाजार अभी 18,534 पर है, तो ये हो सकता है कि आपको हफ्ते के अंत तक इन लेवल्स के आसपास बाजार नजर आए। ऊपरी लेवल एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और ये जब सेलिंग होती है, जब देखिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी हो गई है, तो अब क्या होता है, कैचअप रन अप आता है। किसके अंदर आता है? मिड कैप के अंदर। अब मिड कैप में आ चुका, अब किस में और चलेगा? स्मॉल कैप में। तो अब ये जब सारे के सारे जब इंडेक्सेस में पैसा लग चुका होता है, यानी कि इन्वेस्टर का पैसा पहले शेयर्स बाजार में लगेगा, फिर ट्रेडर्स एक्टिव होंगे। यानी कि जो मंदी वाले जो ट्रेडर्स हैं वो तब एक्टिव होंगे जब आपकी लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाएगी। यानी कि जब वो सेलिंग आएगी तब, जब जो बाजार को रोकने वाले उनके पहले पैसे खत्म होंगे। तो इसीलिए देखिएगा बाजार अभी पिछले 3 दिन में 4-5 कैंडल्स देखिएगा, बाजार ऊपरी लेवल पर गए, छोटी कैंडल बनी, अगले दिन फिर कंसोलिडेट हुए, फिर 3 दिन के अंदर बाजार नीचे आते हुए नजर आए। अब ये निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में तो देखिएगा उसी लेवल पर आ गए जहां पर बाजार कंसोलिडेट कर रहा था। तो बाजार ने पिछले 1 महीने के दौरान कुछ नहीं किया है, बाजार वहीं घूम रहा है और उस 500-700-800 पॉइंट के दायरे में घूम रहा है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि देखिएगा ऐसा नहीं होता है कि आप हर रोज इतना पैसा कोई कंपनी कमा रही है कि वो हर रोज ऊपर ऊपर चलता रहे। तो बाजार ने एक नीचे से, अगर आप ये देखिए, ये लेवल्स हैं 39,000 के, यहाँ 1.5 महीने पहले, पौने 2 महीने पहले बाजार यहीं था, और यहाँ पे वही सेंटिमेंट बनाया जा रहा था, भाई यूएस के बैंक बर्बाद हो गए, अदानी जी के ऊपर केस हो गया, अदानी जी की रिपोर्ट आएगी, तो एक माहौल बनाया गया। उसके बाद वहाँ से एक पुल बैक आया, यहाँ तक हम भी उम्मीद कर रहे थे कि पुल बैक है, ये हमारी एंटिसिपेशन से भी आगे गया। अब ये बाजार यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन है, आप कहेंगे सर ऊपर जाना होगा तो कंसोलिडेशन है, नीचे आना होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप बताइए खुद कि इस प्राइस एक्शन में जब बाजार गिरता है उस दिन तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जिस दिन बाजार चलने की कोशिश करता है उस दिन देखिएगा, उस दिन के 5 दिन के वॉल्यूम देखिएगा इस गिरावट से पहले के, ये जो वॉल्यूम्स हैं वो कितने हैं? वॉल्यूम्स 50% है, यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम से भी कम है। फिर आप जो बड़े दिग्गज शेयर्स हैं उनकी डिलीवरी परसेंटेज देखिए, लेकिन बड़ा प्लेयर भी तसल्ली से बैठा हुआ है कि भाई अभी बाजार को यहीं कंसोलिडेट करने दो, पहले स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा और आने दो, इनमें एक रैली होने दो, उसके बाद जो है वहाँ पर इतने समय के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा, जो भी बड़े शेयर्स हैं उनमें खरीदारी हो चुकी होगी, और फिर एक सेलिंग प्रेशर जो है बाजार देखिएगा। तो SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये बैंक निफ्टी में आज तेजी में थे। बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक कमजोर था। हालांकि इंडसइंड बैंक में डिविडेंड का भी था एडजस्टमेंट, लेकिन उस डिविडेंड की एडजस्टमेंट होने के बावजूद भी इंडसइंड बैंक गिरा नहीं है। तो एक तरीके से आज भी अपने 52 वीक हाई पे खड़ा हुआ है, अगर डिविडेंड को अगर हम एडजस्ट कर दे तो। अब निफ्टी के साथ अगर हम देखें तो भाई निफ्टी में L&T, ITC, JSW स्टील, टाइटन कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मुझे याद है 2020 और 2021 में जब ITC 200 रुपये 220 रुपये के बीच में चलता था तो मैं काफ़ी बुलिश रहता था ITC में। अभी भी लोग कहते हैं कि सर ITC खरीदने का समय, मैं ये कहता हूँ कि जो मलाई थी ना वो तो निकल गई। अब मलाई तो बड़े प्लेयर्स खा गए हैं, पैसे अभी भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगी वैल्यूएशन हुई है। लेकिन होता क्या कि इतने बड़े रनअप के बाद बाजार कभी कभी जो है वो शेयर्स 3 महीने 6 महीने के लिए दोबारा से कंसोलिडेशन में चला जाता है, और फिर जो है वहाँ पैसे नहीं बनते। तो ट्रेडर के एंगल से और इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी अगर हम देखें तो रिस्क रिवार्ड अभी फेवर में नहीं है। ऐसे शेयर्स को ढूंढने की कोशिश करिए जिसमें अर्निंग्स स्टेबल आ रही है या अर्निंग्स ग्रोथ हुई है और प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ नहीं आया, पैसा वहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें L&T, ITC, JSW स्टील, टाइटन कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब जो शेयर्स हैं वो तेजी में। देखिएगा ऑटो के अंदर ना सभी लोगों का रुझान एक ही शेयर्स की तरफ रहता है और वो नाम लेते रहते हैं हमेशा, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स।
लेकिन अगर आप वैल्यूशन वाइज देखें और जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंस है महिंद्रा की रूरल इंडिया को भी अगर हम इनकॉर्पोरेट करें और जिस तरीके से व्हीकल्स के डिज़ाइन है, टेक्नोलॉजी चेंज है, महिंद्रा में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है कंपनीज में भी, मुझे पर्सनली, हालांकि मेरी कोई बायस या रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ज़्यादा अच्छी जगह पर बैठा हुआ है एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर्स। लेकिन टाटा मोटर्स की डेट को भी देखें, उसके जो पोटेंशियल को देखें, फिर ईवी के स्पेस को देखें, उसके सामने दोनों को अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बेटर प्लेस के अंदर जो है यहाँ पर आज की डेट में। और डोमेस्टिक मार्केट है और इंटरनेशनली भी कोई बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। और जो भी इन्होंने डिज़ाइनिंग की है, चाहे वो थार की है, चाहे वो इनकी स्कॉर्पियो की है, चाहे बोलेरो की है, और XUV 700 है, तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप देखें तो बाज़ार में एक अच्छी पकड़ जो है डिज़ाइन की, क्योंकि गाड़ियों की टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन जो इनकी गाड़ियाँ हैं डिज़ाइन वाइज वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। और ये अभी से नहीं, अगर पिछले 1-1.5 साल का रुझान देखेंगे तो बड़ा पॉजिटिव है। अगर वहीं पर कमजोरी देखें तो इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस, TCS और HDFC लाइफ। अब देखिएगा जो ये माइनस के साइड में शेयर्स हैं, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज बता रहा हूँ। अब इन्फोसिस में जो गिरावट आई वो ये कह के आई कि भाई यूरोप में मंदी है, USA में मंदी है। आप USA के कोई भी डेटा उठा के देखिए, पिछले 2 महीने के 3 महीने के, उनके डेटा बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। कल भी डेटा आए थे पेरोल के, तो वहाँ पर भी एक अच्छा उछाल था। उसके बाद तो देखिए उनका बाजार ही घूम गया, बाजारों में अच्छी तेजी हो गई US के। लेकिन आप ये देखिएगा उसका जो कोरस्पॉन्डिंग असर है वो हमारे बाज़ारों पर, US में मंदी आएगी, यूरोप में मंदी आएगी, US में मंदी आएगी, यूरोप में मंदी आएगी। TCS और इन्फोसिस पिछले 1.5-2 साल से मतलब अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं, और इन्फोसिस में तो बहुत अच्छी गिरावट है। अगर वहाँ पर वहाँ के शेयर बाजार चल रहे हैं और इन्फोसिस और TCS ना चले तो ये बेईमानी होगा। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से ये जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा इनमें डाउन साइड हमें लगती नहीं, और ये कभी भी एक अपसाइड की तरफ या इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जहाँ के दूसरे शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस और HDFC लाइफ ये भी कमजोरी में थे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर रिलायंस 2455 रुपये का भाव है, रिलायंस चल ही नहीं रहा। देखिएगा रिलायंस जब 2020 और 21 में चला तो उसको भी तो आप कंसिडर करिए। और देखिएगा रिलायंस की कंपनी के अंदर जो खुद बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जब वो डीमर्ज होके अलग अलग कंपनीज का रूप लेते हुए नजर आएंगे, तो जब जब वैल्यू अनलॉक होगी तब तब आप देखिएगा रिलायंस में एक चहलकदमी करते हुए देखेंगे। तो अभी देखिएगा जो इनकी फाइनेंशियल आर्म है, NBFC जो लिस्ट कराने की बात हो रही है, तो वहाँ निकलेगी। फिर हो सकता है रिटेल का IPO आए या रिटेल में डीमर्जर करके आपको शेयर्स दिए जाएँ, या फिर जियो प्लेटफॉर्म में। तो आप उस पूरी कंसोलिडेटेड यानी कि सम ऑफ पार्ट्स, यानी कि जो बिज़नेस के अलग अलग हिस्से हैं, जो उनको आप जोड़ के देखोगे तो वैल्यूशंस कहीं भी हमें रिलायंस की अनरीजनेबल नहीं लग रही है। और उसी तरीके से TCS, इन्फोसिस में बात है। और जबकि हमारे यहाँ पे अगर कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं, और फाइनेंशियल फ्रंट में देखिएगा अच्छे रिजल्ट आए हैं नो डाउट, लेकिन फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर जो आपको पेनिट्रेशन की उम्मीद है या जितना आगे ग्रोथ है, वो शायद हमारे को नहीं लगता कि वो शेयर की प्राइस एक्शन में भी अब दिखने लगी है। तो फाइनेंशियल्स में अब थोड़ा सा हमें लगता है कि साइड लाइन में, और जो सबसे ज़्यादा डिफेंसिव सेक्टर था वो देखिएगा चल रहा है, अरे चल चुका है, जो है फार्मा। और उसके बाद अगर हम देखें तो अब IT के अंदर भी मिड कैप IT काफ़ी अच्छा कर रही है। मुझे लगता है कि इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, इनमें कहीं पर भी हमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। बस एक मैटर ऑफ टाइम है कि बाज़ार जैसे ही मान लीजिएगा अगर आपको प्रॉफिट के मूड में या करेक्शन के मूड में नज़र आएगा, तो शायद यही शेयर्स होंगे जो बाज़ार को नीचे गिरने से प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। और फाइनेंशियल शायद अब बाज़ार को ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। और ये चीज़ जो है प्राइस एक्शन में भी आपको बैंक निफ्टी में भी नज़र आएगी। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1328 शेयर्स बढ़ने वाले थे। और ये आप ये देखिएगा सारी जो रुझान है वो स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर्स में हुआ है। और देखिएगा जब स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो तेज़ी होती है वो वास्तव में लास्ट लेग में आती है, यानी कि लास्ट लेग में जनरली मिड कैप या स्मॉल कैप जो है वो एक कंसोलिडेशन या एक रेंज में चल रहे होते हैं। और जब उस रेंज के ऊपरी तरफ आते हैं तो उसके बाद हमने अक्सर देखा है कि वहाँ से बड़े स्मार्ट प्लेयर अपना पैसा बाहर निकालते हैं, और फिर वो ज़्यादातर पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का फंस जाता है। एडवांस डिक्लाइन मजबूत होने के बावजूद भी आप ये देखिएगा दिन भर में क्या होता है, घटने वाले शेयर बढ़ते रहते हैं।
हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो, टाटा स्टील, JSW स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनमें तेजी थी। अब बहुत लोगों का सवाल होता है हीरो मोटोकॉर्प पे। तो देखिए हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी, लेकिन पिछले 3 साल में परफॉर्मेंस म्यूटेड थी, तो शेयर प्राइस भी कहीं नहीं घूम रहा था। तो अब जो इस बार के जो मंथली डेटा आए हैं वो बाजार को पसंद आए हैं, तो उसका हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अदानी इंटरप्राइज, इन्फोसिस, भारत पेट्रोलियम, HDFC लाइफ और टाटा कंसल्टेंसी ये थोड़े से कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसके अलावा निफ्टी बैंक 43937 पे ऊपरी लेवल पर देखिएगा दिन भर कंसोलिडेट करता है, लेकिन हर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग आ रही है। बाजार नीचे कंसोलिडेट करता रहा, जो ट्रेडिंग मूव आया ऊपर, लेकिन फिर बाद में फिजल आउट हो गया। तो लास्ट में 43,900 के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो आधे घंटे के एडजस्टमेंट की वजह से 43,937 पर आपको बाजार नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी के जो आपको चार्ट पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या होती है, एक दायरे में चल रही हैं। और दायरे में जब एक रैली के बाद एक दायरा बनता है तो जनरली उसमें 2 प्रोबेबिलिटी होती है। एक होती है कि कंसोलिडेट करके बाजार ऊपर की तरफ जाए, दूसरा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होके बाजार एक नीचे प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। तो मुझे लगता है कि दूसरा वाला जो है मुझे ज़्यादा उचित लग रहा है इस समय पर। SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI, HDFC बैंक सब देखिएगा तेजी में थे। अब इनमें भी देखिएगा जो मूव है वो मूव क्या आ रहे हैं, इंडेक्स को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। थर्सडे के सेशन में ICICI बैंक में ऊपर से क्रैक हुआ और मुझे लगता है कि अब जो बाजार को ड्रैग करेगा नीचे की तरफ वो ICICI बैंक ही होगा। कोटक महिंद्रा बैंक MSCI के एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा सा वीक हो गया है, तो इसमें भी थोड़ी सी जो चहलकदमी है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के बाद HDFC बैंक 1600 रुपये टूटने का इंतजार कर रहा है। इसने पीछे तोड़ा भी था, वहाँ पर एक अच्छी बाइंग आई थी। लेकिन अगर आप बड़े बैंकों को देखें तो ऊपर लेवल पर केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न नज़र आ रहा है। जिस 2 बैंकों ने सरप्राइज कर रखा है इन्वेस्टर को वह इंडसइंड बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और अभी वीकनेस की जो संकेत हैं वो अभी दोनों बैंकों में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडसइंड बैंक से पहले शायद क्रैक हो जाएगा, वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी सेलिंग है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक ये सब तेजी में थे। और कोटक महिंद्रा बैंक भी नीचे से देखिएगा पुल बैक कर पाया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 0.42, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। शेयर्स में ऊपरी लेवल पर वॉल्यूम नहीं है और ना डिलीवरी परसेंटेज है। FIIs ने आज थोड़ी सी बिकवाली करी 658 करोड़ की, उतनी DIIs ने बाइंग कर ली उसके थोड़ी सी कम। FIIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और जबरदस्त बाइंग करी स्टॉक फ्यूचर्स में। तो स्टॉक स्पेसिफिकली FIIs अभी भी नेट बायर है, लेकिन 14,000 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग हुई है। और जो ऑप्शंस की बाइंग है वो दोनों साइड रहती है, कॉल साइड भी रहती है, पुट साइड भी रहती है। तो इसमें एक रेशो होती है, कभी 60-40 हो जाती है, कभी 30-70 हो जाती है। तो इतने ऊपरी लेवल पर हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी वाली पोजीशंस हैं। तो इसमें हमें लगता है कि 50-50 भी अगर होती है तो वो 1 रुपये की चीज़ के अंदर दूसरी 1 रुपये की चीज़ में को के सामने बाजार का मूड देखते हैं। मतलब आपने 1 रुपये की एक चीज़ खरीदी, आपको 1 रुपये की एक चीज़ को 3 रुपये करना है। तो ये बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, बाजार के रुख के हिसाब से 1 रुपये की चीज़ को 3 रुपये कर देते हैं और 1 रुपये की जो दूसरी एसेट्स है उसको लॉस कर लेते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 100 रुपये की पुट खरीदी, 100 रुपये की कॉल खरीदी, तो वो 100 रुपये की कॉल को या पुट को तो 300 रुपये कर देंगे और एक चीज़ को राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी इनके जो बाइंग के डेटा आते हैं बड़े, तो एक बड़े मूव जो है किसी भी साइड आते हैं, जिसमें 400 से 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में और 200 पॉइंट के आसपास का मूव निफ्टी में देखने के लिए मिलता है। पुट कॉल रेशो नीचे की साइड है, यानी कि पुट राइटर बिल्कुल बैकफुट पे है। पुट राइट कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि पुट राइटर को लगता है कहीं बाजार गिर ना जाए, क्योंकि थर्सडे में जिस तरीके से ऊपरी लेवल पर बाजार नहीं टिका तो उसके बाद पुट राइटर बैकफुट पर आ गए। तो जब इतनी नीचे की पुट राइटिंग होती है, नीचे आ जाती है, तो अक्सर बाजार एक पुल बैक देता है। अब वो पुल बैक सस्टेन करता है या नहीं करता है, वो हमें लगता है कि एक पुल बैक बनेगा मंडे को और वहाँ पर एक अच्छी सेलिंग जो है होती हुई नजर आएगी। फिर बाजार धीरे धीरे करके नीचे की तरफ का रुख कर सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 701 पॉइंट की तेजी देखी है हाल फिलहाल के दिनों में। अगर हमें लगे पिछले 2-2.5 महीने के अंदर एक सबसे बढ़िया वाली तेजी आपको 2% की देखने के लिए मिली डाउ जोन्स में। हालांकि नेस्डेक और S&P 500 में वो 1% और 1.25% के बीच में ही थी तेजी। और ब्रेंट क्रूड इसी खुशी से $76 पहुंच गया है। और इसके अलावा ओपेक ने जो है ऑयल प्रोडक्शन कट के भी संकेत दिए हैं, तो वहाँ पर भी जो है लोगों की नज़र रहेगी
इसके बाद अगर हम निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट 18,500 की कॉल में काफ़ी बड़ा है, 1,54,000 हो गया, लेकिन पुट साइड 2,04,000, तो 18,500 अभी भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। 18,600 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग है, तो 18,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 18,500 to 600 पे कॉल राइटिंग है। लेकिन नीचे की साइड अगर आप देखें 18,400 पे, तो पुट राइटिंग एग्रेसिव नहीं है। इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 18,500 पे ही पुट राइट कर रहे हैं। 18,500 टूट जाएगा तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करा देंगे और 18,400 पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा देख के लगता है। लेकिन जो कॉल साइड में अगर हम देखें तो 18,500 अगर ऊपर जाता है तो 18,600 पे भी कॉल राइटर बैठा हुआ है मजबूत, 18,700 पे भी एक अच्छा कॉल राइटर बैठा हुआ है, जबकि पुट राइटर्स यानी कि तेजी करने वाले लोग नीचे के लेवल पर नहीं है एग्रेसिवली। तो कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिव है यहाँ पर अभी अगर डेटा पॉइंट को देखें तो। और बैंक निफ्टी में भी 44,000 पर कॉल राइटिंग ज़्यादा एग्रेसिव है, 2,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में। तो इसमें डेटा अभी ज़्यादा है नहीं, तो बट 44,000 के इर्द गिर्द ही है बाजार, तो 44,000 पे कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा और पुट राइटिंग थोड़ी कम है। तो आज की इस वीडियो में बस मैं केवल इतनी ही चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।